आज मैं इस साल की सबसे ज़्यादा एंटीसिपेटेड मूवी का जो है रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जोकर। ये एंटीसिपेटेड तो थी, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी थी, जो 2019 में रिलीज हुई है। और इसकी कंट्रोवर्सी की मेन वजह जो थी वो थी वायलेंस। तो इस वीडियो में यकीनन होंगे स्पॉयलर्स, तो आप लोगों ने यकीनन अभी तक मूवी देख ली होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिलीज़ हो गई है और मैं बहुत देर से रिव्यू कर रहा हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो फिर भी अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो आप पहले ज़रूर मूवी देख लें, फिर बाद में इसको देख लें, क्योंकि इसमें होंगे थोड़े से स्पॉयलर्स। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले जब यह खबर चली थी कि डीसी एक जोकर की स्टैंड अलोन मूवी बना रहा है, और बाद में हमें ये भी पता चला कि उस मूवी को जो बंदा डायरेक्ट कर रहा है वो बंदा है जिसने हैंगओवर डायरेक्ट की है। तो उस वक्त मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी के ज़हन और गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि ये मूवी इस तरह की होगी, क्योंकि मैं अल्फाज में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जब मैंने ये पहली दफ़ा मूवी देखी थी तो मैं कितना खुश हुआ था, क्योंकि ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक एक प्योर मास्टरपीस है और टोटली कैरेक्टर स्टडी है। बहुत से लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि यार इसमें स्टोरी कहाँ पर है। स्टोरी है, लेकिन वो मोस्टली कैरेक्टर पर बेस करती है। कैरेक्टर जैसे जैसे चेंज हो रहा है, स्टोरी वैसे वैसे चेंज हो रही है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, दोस्त ही हैं, जानने वाले हैं, वो आकर ये पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे कि यार इस मूवी में स्टोरी कहाँ थी, स्टोरी तो कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल से इस मूवी में आप स्टोरी ढूंढने की बजाय अगर आप कैरेक्टर पे फोकस करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कैरेक्टर ही स्टोरी है इसकी। और जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा टैक्सी ड्राइवर देखी थी ना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उस मूवी में ढूंढ रहा था स्टोरी, और एंड पर बिल्कुल मेरे जहन में ये आया था यार इस मूवी में स्टोरी कहाँ पर है। तो मुझे वो मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो मूवी स्टोरी नहीं, वो मूवी कैरेक्टर पे बेस है। जब मैं पहली दफ़ा इस मूवी को देखने गया तब मैं अकेला गया था, लेकिन दोबारा जब देखने गया तो मैं अपने 2 दोस्तों को साथ लेके गया था। अब जब 2 दोस्त निकले मूवी देखकर, तब मैंने उनसे पूछा नहीं कि यार ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मुझे पता था उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन खैर बाद में जब हम बैठे तो एक बंदे ने कह दिया यार मज़ा नहीं आया मूवी देख के, ऑस्कर नहीं मिलेगा इसको। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो नॉर्मल बंदा है, जो इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, या सिनेमा में जाकर नहीं देखता, या इस तरह की मूवी देखने से अवॉइड करते हैं, वो एवेंजर्स इस तरह की चीज़ें देखने को पसंद करते हैं, उनके लिए इस मूवी को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो लोग जो जोकर को जानते तो हैं, लेकिन उनका एक्सपोजर जोकर वाला सिर्फ द डार्क नाइट वाले जोकर से है, यानी उनको ज़िंदगी में सिवाय उस जोकर के अलावा कुछ पता नहीं है। तो उन लोगों को भी इस मूवी को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें बैटमैन भी था जो कि उन दोनों को बैलेंस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बैटमैन नहीं है। यहाँ पर है थोड़े बहुत रेफरेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एंड में सीन आता है जब थिएटर के ऊपर ज़ोरो लिखा था और अंदर से वेन फैमिली निकल रही है। जो एक नॉर्मल बंदा है ना, उसको नहीं पता कि उस ज़ोरो का क्या मतलब है और उस अंदर से जो फैमिली निकल रही है उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जो प्योर फैन है वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और वो रेडी होते हैं, वो आगे सीट की तरफ आते हैं और उनको एहसास होता है कि यार ये तो बड़ी हैवी गेम चल गई है। लेकिन जो नॉर्मल फैन है ना, वो सोचता है हाँ यार ऐसा एक दफ़ा पहले भी एक मूवी में किया था इन्होंने, है ना। तो उस बंदे की एक्साइटमेंट और जो डीसी फैन है प्योर, उसकी एक्साइटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो जोकर ने एक दफ़ा एक बात की थी, मैं उसका आपको थोड़ा सा ना मफहूम बताता हूँ। उसने कहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक ओरिजिन बने तो मैं चाहूँगा कि वो मल्टीपल चॉइस हो। और आप ये मूवी जब देख के आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने जो देखा है क्या पता वो हुआ है या नहीं हुआ। आप ये बात कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है मूवी में जब मरी जो है उसकी क्लिप दिखाता है टीवी पे कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसमें वो उसको जोकर नहीं कहता, लेकिन वो बाद में जब उससे मिलता है तो वो कहता है कि आपने मुझे जोकर कहा था। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो आर्कम एक नहीं बल्कि 2 थे। एक आर्कम वो जब वो अपनी माँ की फाइल लेने आया, वो येलोइश कलर का आर्कम था, और एक आर्कम वो था बिल्कुल सफ़ेद वाला जो कि हमने 2-3 दफ़ा फ्लैशबैक में भी देखा और मूवी के एंड पर भी देखा। तो अभी तक ये आइडिया नहीं है कि वो ख्वाब देख रहा था, अपनी स्टोरी सुना रहा था, या ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिन की हुई थी। इसी तरह एक सीन है जब वो थॉमस वेन से मिलता है वॉशरूम में और उसको पंच पड़ता है। वो सीन भी रियल नहीं था, क्योंकि एक सीन में वो अपने घर में बैठा हुआ है, फिर अचानक से ही जहाँ पर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, फिर वो अंदर खिसक जाता है और जहाँ पर वो थॉमस वेन से मिलता है फिर उसे पंच पड़ता है और वो सिंक के साथ खड़ा होता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो घर में अपनी सिंक के साथ खड़ा हुआ है और वो फ्रिज के अंदर चला जाता है।
तो वो सीन भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ, तो वो भी उसकी इमेजिनेशन थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सोची हैं कि हुई हैं, लेकिन वो नहीं हुई। हाँ, अगर हुई भी हैं तो कुछ लोगों को उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन दिया है कि नहीं हुई, यानी कि उसने पूरी मल्टीपल चॉइस बना के हमें दी है कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है और वैसा भी हुआ है। तो इस मूवी को देखने के लिए आपको सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में थी, मैं शुरू में कहना भूल गया, वो ये कि जोकर ने, अगर आपने किलिंग जोक मूवी देखी हो या उसकी कॉमिक पढ़ी हो, उसमें उसने वो बात प्रूव करने की कोशिश की है कि सिर्फ एक बुरा दिन चाहिए इंसान को अच्छे से बुरे में बदलने के लिए। और हमने उसका वो बुरा दिन उस ट्रेन में देखा जब वो 3 बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको पेलते हैं, तो वो उस अच्छे इंसान से बुरे इंसान की तरफ कन्वर्ट हो गया। और इसके अलावा अगर आपने एंड देखा हो, जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठा होता है और शीशे से बाहर देखता है, तो माइकल केन वाली मुझे एक बात याद आ गई थी। जब वो एल्फ्रेड बना था ना डार्क नाइट में, तब उसने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को सिर्फ जलता हुआ देखना चाहते हैं। और मुझे देखकर वो इतनी हंसी आई और इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है उस चीज़ को, और हमने उस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया कि बाहर हर तरफ आग लगी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, और उस सारे दंगे फसाद को देखकर वो खुश है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर मकसद ये है कि वो लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखना चाहता है, वो आग लगी हुई देखना चाहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कोर की, यानी कि जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड, मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़बरदस्त था और मूवी की जान थी एक किस्म की। आधे से ज़्यादा काम मूवी का उस स्कोर ने किया है। और इसके अलावा उनकी जो म्यूज़िक चॉइस थी, यानी कि जो पुराने ओल्ड गाने थे उन्होंने उस जो है मूवी पे इस्तेमाल किए, वो भी बड़े बेहतरीन थे। चाहे वो स्माइल वाला गाना हो, आई एम कार्निवल वाला हो, या एंड पर जो वाइट रूम वाला गाना बजा था जब वो गाड़ी के अंदर बैठ कर गया था, वो मेरे ख्याल से बेहतरीन पॉइंट था जहां पर वो गाना लगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने मेरे ख्याल से सिनेमा में पिछले जितनी भी मूवीज़ देखी हैं उनमें नोटिस नहीं की, वो था कैमरा वर्क। तो अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि नॉर्मल जब वो चलता है तो कैमरा सामने होता है और थोड़ा सा कैमरा और उसके दरमियान डिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो कोई ऐसा काम करता है जिससे जैसे कोई मर्डर किया है, तो वो ऐसा कैमरा उसके पीछे आ जाता है, यानी कि उसकी बॉडी को बिल्कुल एक बड़ा सा करके दिखाते हैं, जाइंट सा दिखाते हैं, ताकि उसको ग्लोरीफाई किया जा सके। इसके अलावा मूवी में सिंबोलिज्म काफ़ी ज़्यादा थी कि जब वो उसके हालात बुरे थे तो वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा था, बड़े थका हुआ ज़िंदगी में, लेकिन जब उसके हालात अच्छे हुए, उसकी मेंटल जो स्टेट है वो बेहतर होना शुरू हुई, तो वो सीढ़ियों में ऊपर से गाना के ऊपर डांस करता हुआ नीचे की तरफ आया। इसके अलावा हर तरफ पड़ा हुआ कूड़ा जो है वो बता रहा था कि गौथम कितना गिर चुका है नीचे और कितनी ज़रूरत है एक बंदे की जो कि गौथम को ऊपर लेकर आए। और वो बंदा जोकर नहीं है बल्कि बैटमैन है। हाँ, जोकर ही उस बैटमैन को ऊपर लाएगा और वही बैटमैन फिर इस गौथम को बेहतर करेगा। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से वॉकिन फीनिक्स ने कोई आखिरी काम किया है, और उसका जो लाफ था उसमें आपको एक दर्द फील होता है, यानी कि उसके अंदर की जो पेन है वो उस लाफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मगर इसके अलावा एंड पर हमने देखा जब वो आर्कम के अंदर होता है तब वो हंसता है, वो उसकी जेन्युइन लाफ होती है, वो दर्द वाली लाफ नहीं होती। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो है डायरेक्टर को अप्रिशिएट करना, क्योंकि इस डायरेक्टर ने जितनी खूबसूरती से इस मूवी को पोर्ट्रे किया है तो मेरे ख्याल से शायद हमने रिसेंट ईयर्स में नहीं देखा। तो डायरेक्टर टॉड की भी यहाँ पर अच्छी खासी तारीफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त था, और अगर आपको ज़रा सा भी इस कैरेक्टर के बारे में पहले से पता है तो ये मूवी आपको बोर नहीं होने देती। हाँ, अगर आप एक्शन वाली मूवी देखने जा रहे हैं और आप ये देखने आ गए हैं तो आपको बहुत बोर लगेगी शुरू में, लेकिन जो लास्ट 30 मिनट है वो मेरे ख्याल से सिनेमा हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट है। इसके अलावा ये जो मूवी है ये ऑडियंस को एटलीस्ट इतना सोचने पर मजबूर करती है कि आम जिंदगी में जो लोगों का बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ वो कितना इफेक्ट करता है उनकी ज़िंदगी में। क्या हम लोग जिसके साथ मजाक कर रहे हैं क्या वो मजाक बर्दाश्त कर भी सकता है, या फिर क्या वो मजाक करना भी चाहता है आपसे या नहीं। यानी इस मूवी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक जो बुरा शख्स बना है उसमें कितने लोगों का उसके पीछे हाथ है, और जब वो लोग इस मूवी को देखते हैं तो उनको जलन होती है, उनको एहसास होता है, वो एक्सपोज होते हैं कि यार ये तो मैंने भी एक बंदे के साथ किया था, तो क्या पता मेरा भी हिस्सा हो इस बंदे को इस तरह बनाने में। और वो बंदा मूवी देखते हुए सोच रहा है अरे ये तो यार ये मूवी मुझे ही एक्सपोज किया जा रही है, चलो मैं जाके ना इसके खिलाफ नेगेटिव रिव्यू दूंगा। और रही बात वायलेंस की, तो मेरा नहीं ख्याल इस मूवी में इतनी ज़्यादा वायलेंस थी जितना लोगों ने रोना डाला हुआ था। इसमें ज़्यादा कुछ गन शॉट्स थे और एक बंदे का उसने कत्ल किया है जो कि एक कैंची के साथ किया है।
तो इसके अलावा तो इतनी ज़्यादा कोई वायलेंस नहीं थी। हाँ, इससे ज़्यादा वायलेंस तो मैंने जॉन विक में देखी है, उसमें तो उसने अन्यवाही बंदे मारे हैं, तो उसके ऊपर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा कितना बड़ा हाथ होता है एक बंदे को अच्छे से बुरा में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब उन लोगों को एहसास होता है ना, तो फिर ये जाकर उस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ लिखते हैं, ये वही लोग हैं। और मैं अगर अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। और आपको पता है कि मैं इस मूवी को 10 में से 10 क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं इस मूवी को 10 में से 11 नहीं दे सकता। बाकी आप में से अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे ख्याल से ये मूवी मास्टरपीस है और अगले 50-60 सालों तक इस मूवी को डिस्कस ज़रूर किया जाएगा और कैरेक्टर स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी ये मूवी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।